हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज के इस लेक्चर में हम सामाजिक समझौता सिद्धांत का अध्ययन करेंगे और जॉन लॉक और रूसो के विचारों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने हॉब्स के अनुसार राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत का अध्ययन किया था। यहाँ जॉन लॉक के अनुसार क्या है, मानव एक सामाजिक प्राणी है। तो हॉब्स ने जहाँ मानव को एक झगड़ालू असामाजिक प्राणी बताया, उसके विपरीत जॉन लॉक ने मानव को एक सामाजिक प्राणी बताया है और उसमें प्रेम, दया, सहयोग की भावनाएं विद्यमान थी। उनके अनुसार मानव स्वभाव की इसी सामाजिकता के कारण प्राकृतिक अवस्था जो है संघर्ष की न होकर सहयोग, सुरक्षा और शांति की थी। जॉन लॉक कहते हैं उस समय प्राकृतिक एक नियम था कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को अधिकार भी प्राप्त थे और वो बताते हैं जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार जो है वो मानव को प्राप्त था। तो यहाँ इस तरह से देखते हैं कि मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था की कल्पना जॉन लॉक करते हैं, लेकिन हॉब्स के विचारों से बिल्कुल विपरीत बात वो कहते हैं। जहाँ हॉब्स ने मनुष्य को झगड़ालू, असामाजिक माना है, वहाँ उन्होंने क्या माना है, सामाजिक माना है, जिसमें सहयोग की भावना है और उसी के अनुसार ही, मानव स्वभाव के अनुसार ही प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की है। तो प्राकृतिक अवस्था में भी देखते हैं कि जहाँ हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की थी, जहाँ प्रत्येक का प्रत्येक के साथ संघर्ष चलता था, वहाँ लॉक क्या कहते हैं, प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की ना होकर सहयोग, सुरक्षा और शांति की थी, जिसमें विविध प्राकृतिक नियम थे। मनुष्य को विविध प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। 3 प्रमुख प्राकृतिक अधिकारों की वो बात करते हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। अब यहाँ बात ये आती है, जब प्राकृतिक अवस्था इतनी शांति की थी, अधिकार और कानूनों की थी, क्यों व्यक्ति अपनी इस स्वतंत्रता को त्याग कर बंधन में बंधकर राज्य का निर्माण करते हैं। तो जॉन लॉक कहते हैं प्राकृतिक अवस्था क्या, स्वर्णिम अवस्था तो थी, किंतु उसमें कुछ परेशानियां थीं, असुविधाएं थीं, जिनको दूर करने के लिए मनुष्य राज्य के निर्माण की ओर प्रेरित होते हैं। तो ऐसी कौन सी परेशानियां थीं, असुविधाएं थीं, तो वो 3 असुविधाओं की बात करते हैं। पहला, प्राकृतिक नियमों की स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। दूसरा बताते हैं, नियमों की व्याख्या करने वाली संस्था का अभाव था। और तीसरा बताते हैं, नियमों को पालन करवाने की शक्ति का अभाव था। तो ये 3 परेशानियां बताते हैं और इन 3 परेशानियों के कारण व्यक्ति जो है प्राकृतिक अवस्था को त्याग कर राज्य की उत्पत्ति करते हैं। तो समझौता के माध्यम से करते हैं, सामाजिक समझौते के माध्यम से। तो यहाँ जॉन लॉक किस तरह से समझौता की बात कहते हैं, तो वो कहते हैं कि एक समझौते की नहीं, बल्कि वो कहते हैं व्यक्ति जो है 2 समझौते करता है। हॉब्स के सिद्धांत में जहाँ एक समझौता किया गया था, वहाँ लॉक कहते हैं 2 समझौते किए गए, जिनमें पहला सामाजिक और दूसरा राजनीतिक समझौता होता है। पहले समझौते द्वारा क्या है, व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था का अंत करके समाज की स्थापना करते हैं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से समाज की स्थापना और प्राकृतिक अधिकारों को प्राकृतिक नियमों के अनुसार मनवाने के लिए समझौता करता है। इस समझौते के बाद एक समूह के रूप में व्यक्तियों द्वारा दूसरा समझौता किया जाता है, जिसे हम राजनीतिक समझौता कह सकते हैं। इस समझौते द्वारा पहले समझौते की शर्तों को कार्य रूप में परिणित करने के लिए सरकार की स्थापना की जाती है।
यह समझौता क्या है, एक प्रकार से शासक और शासितों के मध्य होता है, जिसमें समाज के द्वारा क्या है, शासक को कानून बनाने, उसकी व्याख्या करने और उन्हें लागू करने का अधिकार दिया जाता है। किंतु शासक की शक्ति पर ये प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि उसके द्वारा निर्मित कानून क्या है, प्राकृतिक नियमों के अनुसार होंगे और इस प्रकार शासक के द्वारा अपने प्रजाजनों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा की गारंटी दी जाती है, क्योंकि क्या है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए ही वो राज्य का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से लॉक द्वारा स्थापित नवीन राज्य क्या है, ऐसी शासन व्यवस्था का समर्थन उनके द्वारा किया गया है जिसमें वास्तविक एवं अंतिम जो शक्ति है वो जनता में निहित होती है और सरकार का जो अस्तित्व है वो जनता की इच्छा पर निर्भर होता है। इस तरह से वो मर्यादित राजतंत्र का जो है समर्थन उनके द्वारा किया जाता है। अब हम रूसो के विचारों का अध्ययन करेंगे सामाजिक समझौते के संदर्भ में कि किस प्रकार से वो उन्होंने मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करते हुए सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य की निर्माण की बात करते हैं। तो रूसो यहाँ देखते हैं, रूसो की प्रमुख कृति क्या थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उनका सामाजिक समझौते का जो प्रतिपादन है उन्होंने अपनी रचना प्रमुख बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में की है। रूसो कहते हैं आदिम युग यानी कि कृत्रिम जो आदिम मनुष्य जो था वो पशु तुल्य था। मानव स्वभाव का यहाँ चित्रण उन्होंने किस प्रकार से किया है रूसो ने, तो रूसो कहते हैं कि आदिम मनुष्य जो है पशु तुल्य था, निष्पाप था, निर्दोष था और स्वाभाविक रूप से अच्छा था। प्राकृतिक मनुष्य एकांकी, स्वतंत्र, नैतिक अनैतिक भावनाओं से मुक्त, निस्वार्थ, संपत्ति और परिवार से रहित स्वर्णिम अवस्था में रह रहा था। किंतु यह अवस्था जो है वो ज़्यादा समय तक नहीं रह सकी और इसके लिए वह दो कारणों को प्रमुख रूप से उत्तरदायी मानते हैं। रूसो प्राकृतिक अवस्था कैसे मानते हैं, शांति की मानते हैं, लेकिन आगे चलकर यह अवस्था ऐसी नहीं रहती है और इसके लिए प्रमुख रूप से दो कारणों कौन से, एक तो वो कहते हैं ज्ञान की वृद्धि के साथ सभ्यता का विकास, पहला कारण, और दूसरा है व्यक्तिगत संपत्ति की भावना का उदय। व्यक्तिगत संपत्ति की मान्यता के कारण क्या होता है, लोगों में परस्पर कलह, द्वेष, हिंसा और युद्ध का जन्म हो जाता है। यहाँ मेन मुख्य बात यह है कि जो रूसो है वो कहते हैं प्राकृत अवस्था के जो व्यक्तियों का जीवन वो कहते हैं बुद्धि द्वारा चालित ना होकर भावनाओं द्वारा चालित था। और ये भाव, दो भाव मुख्य रूप से बताते हैं, कौन कौन से, आत्मरक्षा की प्रवृत्ति और दया की प्रवृत्ति। और इसी कारण से रूसो मानते हैं आदिम मनुष्य का स्वभाव क्या था, पशुतुल्य निष्पाप था और वो महज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था। और इस प्रकार से प्राकृतिक अवस्था को वो सभ्य सामाजिक अवस्था से कहीं अधिक श्रेष्ठ बताते हैं। किंतु इसमें क्या था, छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था, मनुष्य सदैव एक दूसरे की सहायता करते थे। और इसको मानव को उन्होंने क्या बताया है, आदर्श बर्बर, आदर्श जंगली जिसे अपन कह सकते हैं, आदर्श बर्बर था और उसमें सभ्य कहे जाने वाले मानवों के कोई गुण, दृढ़ गुण नहीं थे। रूसो कहते हैं, क्या कहते हैं रूसो, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु फिर भी प्रत्येक स्थान पर वह बंधन में बंधा रहता है। रूसो लिखते हैं कि वह पहला व्यक्ति समाज का वास्तविक जन्मदाता था जिसने एक भूभाग को एक बाड़े से घेर कर यह कहा कि मेरी भूमि है और जिसे उसके कथन के प्रति विश्वास करने वाले सरल व्यक्ति
मिल गए। तो यहाँ देखते हैं कि वो प्रारंभिक अवस्था को बहुत अच्छी बताते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, आगे चलकर ये अवस्था नहीं रह पाती है। और उसके दो कारण बताए हैं, ज्ञान के विकास के साथ ही सभ्यता का विकास और व्यक्तिगत संपत्ति की भावना। अब आगे सामाजिक समझौता और राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। रूसो व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज की सुव्यवस्था में समन्वय स्थापित करने के लिए क्या है, एक सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति की कल्पना करते हैं। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मनुष्यों ने आपस में समझौता किया। प्रत्येक व्यक्ति आपस में अपने अधिकारों को किसी व्यक्ति विशेष को अर्पित ना कर संपूर्ण समाज को अर्पित करता है और समाज के अविभाज्य अंग के रूप में उन्हें पुनः प्राप्त कर लेता है। रूसो के शब्दों में अपन ले सकते हैं, हम में से प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और सभी शक्तियों को सामान्य रूप से सार्वजनिक इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अंतर्गत रखते हैं और हम संयुक्त रूप से प्रत्येक सदस्य को संपूर्ण संगठन के अखंड हिस्से के रूप में पाते हैं। तो इस तरह से व्यक्ति अपने अधिकारों का जो अर्पण है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं करता है। जैसे कि हॉब्स ने कहा, हॉब्स क्या कहते हैं, किसी एक व्यक्ति के आगे या सत्ता के आगे अपने अधिकारों का अर्पित कर देते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, व्यक्ति अपने अधिकारों का समर्पण किसके लिए, संपूर्ण समाज के लिए करता है और संपूर्ण समाज के एक अंग के रूप में उन शक्तियों को, उन अधिकारों को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से सामाजिक समझौते पर जो आधारित राज्य है वो क्या है, सामान्य इच्छा पर आधारित है। इससे क्या होता है, एक सामान्य इच्छा उत्पन्न होती है और इस सामान्य इच्छा के द्वारा जो है वो शासन का संचालन किया जाता है। संप्रभुता की जो अभिव्यक्ति है वो सामान्य इच्छा में ही होती है। इस प्रकार रूसो के दर्शन में हमें जनप्रिय संप्रभुता और लोकतंत्रीय सरकार की आधारशिला मिलती है। इस तरह से हमने आज राज्य उत्पत्ति के संदर्भ में हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों संविदावादी विचारों का अध्ययन किया। अगले यहाँ हम थोड़ा सा ये ले सकते हैं, कंक्लूज़न और ले सकते हैं, सामाजिक समझौता सिद्धांत का क्या महत्व है, क्या आलोचना है जो है। इसमें यहाँ देखते हैं कि बेंथम, पॉलक, वर्क आदि विद्वानों ने इस सिद्धांत की आलोचना की है। राज्य उनके अनुसार क्या है, राज्य एक विकसित एवं स्वाभाविक संस्था है, निर्मित और कृत्रिम नहीं है। और प्रमुख रूप बात क्या है, ये सिद्धांत क्या है, अधिकारों के संबंध में गलत धारणा रखता है। समाज के बिना क्या है, अधिकारों का अस्तित्व है ही नहीं है। और राज्य क्या है, अनिवार्य संस्था है, ना कि इच्छिक, क्योंकि व्यक्ति स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है, मानव स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है। और कुछ विचारक कहते हैं ये सिद्धांत ही काल्पनिक है, लेकिन फिर भी इस सिद्धांत का महत्व को नकार नहीं सकते। राज्योत्पत्ति के सिद्धांत को, सामाजिक समझौते सिद्धांत में अनेक दोष होते हुए भी इसका महत्व है। फ्रांस की क्रांति, अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम को इस सिद्धांत से प्रेरणा मिली। इस सिद्धांत ने लोकतंत्र के विकास में सहयोग दिया और यह आदर्श सामने रखा कि शक्ति नहीं अपितु क्या है, शासितों की सहमति ही राज्य का आधार है। इस सिद्धांत ने दैवीय अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया और कहा कि राज्य मानवीय संस्था है। राज्य की उत्पत्ति ईश्वर ने नहीं अपितु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव के द्वारा की गई है। और सामाजिक समझौता सिद्धांत की एक महत्वता इस बात में है कि इसने संप्रभुता संबंधी विचारधारा में भी महत्वपूर्ण योगदान किया। हॉब्स के विचारों के आधार पर ऑस्टिन ने वैधानिक संप्रभुता के
विचार का प्रतिपादन किया। लॉक ने राजनीतिक प्रभुत्व के सिद्धांत को प्रेरणा दी, तो रूसो के सामान्य इच्छा संबंधी विचारों से लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा को बल मिला। इस तरह से हम देखते हैं राज्य उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और आज हमने इस सिद्धांत का अध्ययन किया। धन्यवाद।